हेलो डॉक्टर्स, तो कैसे हो। आज अपन पढ़ेंगे चरक उत्तरार्ध का फर्स्ट चैप्टर का प्रथम पाद। ठीक है, आप सबको पता ही होगा कि इसके फर्स्ट चैप्टर में 4 पाद हैं। तो उन चारों के नाम ये हैं: अभयाम्लिकी, प्राणकामीय, कर प्राचितीय, आयुर्वेद, समुत्थानीय अध्याय। इसको आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, APKA। ए से अभयाम्लिकीयम, पी से प्राणकामनीय, के से कर प्राचितीय और ए से आयुर्वेद, समुत्थानीय, रसायन प्रादनम। ठीक है, जिसमें से जो आयुर्वेद का फर्स्ट प्रयोजन है, आयुर्वेद के फर्स्ट प्रयोजन अभयाम्लिकी और प्राणकामनीय से कंप्लीट होते हैं। तो फर्स्ट प्रयोजन ये इन दोनों को सिद्ध करता है। ठीक है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम को सिद्ध करते हैं ये दोनों चैप्टर्स। ठीक है, आगे अपन पढ़ेंगे कि रसायन और वाजीकरण में से जो रसायन है वो प्रधान है, इसलिए इसकी व्याख्या जो सर्वप्रथम की गई है। उसके बाद वाजीकरण आता है और सारे द्रव्य में से हरड़ और आंवला सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए सबसे पहले हरड़ और आंवला का ही व्याख्यान इस चैप्टर्स में किया गया है। तो जैसा कि जानते हैं आप कि बताया गया है, हरित की मनुष्याणाम मातेव हितकारिणी, मतलब मनुष्य के लिए जो हरित की है वो बिल्कुल माता के समान हितकारिणी है। कदाचित कूप्यते माता नोदस्यता हरित की, मतलब माता गुस्सा हो सकती है, कूप सकती है, परंतु हरित की गुस्सा नहीं हो सकती। ठीक है, अब प्रथम पाद जो अभयाम्लिकी प्रथम पाद है, जैसे मैंने ये बताया आपको, अभयाम्लिकी प्रथम पाद, इसमें 6 युग प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा अभया है ना, तो प्रत्येक में हर्रे और इन 6 योगों में हर्रे और आंवला प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब आप प्रेजेंट से समझिएगा हमेशा। ठीक है, प्रत्येक में हर्रे और आंवला प्रेजेंट होंगे। आगे हम पढ़ते हैं वैशज के पर्याय। चरक जी ने 9 पर्याय बताए हैं, तो जिसको भी यूजी में लिखना है वो इसको जरूर याद कर ले, जरूर से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वाइवा में भी पूछा जा सकता है। चिकित्सकम व्याधिहरम पथ्यम साधनमोषधम प्रायश्चितम प्रशमन प्रकृति स्थापनम हितम। ठीक है, चिकित्सक जिससे चिकित्सा होती है, व्याधि हर मतलब जिससे व्याधि होती है, जो पथ्य होती है जिससे जो डॉक्टर होता है या जो वैद्य होता है जिसको यूज करता है उसे साधन कहते हैं। औषध मतलब जो औषधि है, प्रायश्चित मतलब अगर कोई पाप कर्म हो गया तो उसका प्रायश्चित करना भी एक तरीके से औषधि में आता है। प्रशमन मतलब जो धातुओं को या फिर जो दोष हो गए हैं, मतलब जो दोष बढ़ गए हैं उनको प्रशमन मतलब शमन करना। प्रकृति स्थापन मतलब सभी को सम अवस्था में लेकर आना और जो अपनी सेहत के लिए, अपने हेल्थ के लिए हितकारी हो। ठीक है, ये सभी भेषज के पर्याय हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इस पे लगा लें। ठीक है, भेषज के प्रकार, 2 प्रकार के भेषज बताए गए हैं। स्वस्थ पुरुष के उत्तम भाव को बढ़ाने वाला, मतलब जो स्वस्थ पुरुष है उसके उत्तम भाव को बढ़ाएगा, और दूसरा क्या है, रोगाक्रांत व्यक्ति के रोग को दूर करने वाला। ठीक है, भेषज मतलब औषधि से है। ठीक है, और दूसरा अभिषेज। अभिषेज के भी 2 प्रकार बताए गए हैं, बाधन और सानुबाधन। बाधन को एक्यूट कहते हैं, सानुबाधन को क्रोनिक कहते हैं। ठीक है, एक्यूट मतलब जो तुरंत असर करे, है ना, जैसे विष हो गया, अभेषज है ना, ये औषधि नहीं है, अभेषज है। तो विष जो तुरंत सद्य प्राणघातक होता है, तुरंत एक्ट करेगा। सानुबाधन, इसमें आपको ये याद रखना है कि चक्रपाणी जी ने कुष्ठ रोग को सानुबाधन अभेषज में रखा है और गंगाधर जी ने दूषी विष को रखा है। तो आपको इस तरीके से याद भी रख सकते हैं कि धीरे धीरे, क्रॉनिक से याद रखना, धीरे धीरे, है ना, सानुवादन मतलब धीरे धीरे, या फिर क्रॉनिक मतलब धीरे धीरे। धीरे धीरे गंगा दूषी हो गई, मतलब आचार्य गंगाधर ने दूषी विष को बताया है, किसमें, क्रॉनिक में। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। आगे अपन पढ़ेंगे, इसका रेफरेंस आपको याद रखना है कि इसका रेफरेंस कहाँ पे आया है या किस चीज के लिए आया है। ये रेफरेंस थोड़ा देख लीजिए। स्वस्थ ऊर्जस्कर यतु, देखो ऊर्जस्कर का मतलब ही रसायन होती है, स्वस्थ में ऊर्जा को स्फूर्ति करे। स्वस्थ ऊर्जस्कर रसायन, स्वस्थ ऊर्जस्कर यतु यद वृश्यम तद रसायनम। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि चरक चिकित्सा स्थान फर्स्ट में आया है, ठीक है, और प्रथम पाद में आया अभयाम्लिकी में। अगर आपको रेफरेंस पूछ लेता है या फिर मान लो इस तरीके का आपको उसने दे दिया, अब आपको उसकी व्याख्या करने के लिए वो यूजी में दे रहा है। ठीक है, अब चक्रपाणी जी ने जो बताया है वो स्वस्थ ऊर्जोस्क्रम और आर्तस्य रोगुन 2 वर्ड बताए हैं, और आचार्य गंगाधर ने वृश्य और रसायन बताया, मतलब उन्होंने स्वस्थ ऊर्जस्कर पहले बताया, इन्होंने वृश्य पहले बताया है ना, आर्तस्य रोगुन पहले बताया, उसके बाद रसायन रोग शांति बताया गया है। तो रसायन रोग शांति से मतलब ये जो है रसायन, उसको जनरली रोग शांति के लिए लिया जाता है, और जो वाजीकरण की नस होती हैं उनको ऊर्जा को बढ़ाने के लिए दिया जाता है।
ठीक है। जनरली दोनों का यूज दोनों के लिए करते हैं, किंतु रसायन का यूज रोग शांति के लिए तथा वृक्ष का यूज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद रसायन के गुण अगर हो पाए तो आप याद कर लीजिएगा, इसको नहीं हो पाए तो आप फिर मजबूरी है कि आपको हिंदी में याद रखना होगा। रसायन के गुण मेरे हिसाब से याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको अगर याद हो जाता है श्लोक तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दीर्घम आयु स्मृतिम मेधम आरोग्यम तरुणावय। प्रभाव, ये प्रभाव वर्ण स्वर उदार्य, मतलब अगर आप उसको तोड़ तोड़ के पढ़ना सीख गए तो आपको श्लोक बहुत इजीली याद हो जाएंगे। प्रभा वर्ण स्वर उदार्य देह इंद्रिय बलम परम। ठीक है। वाक सिद्धि प्रणीति कांति लवते न रसायनात्। ओके। और उसके बाद रसायन की परिभाषा, ये तो आपको याद करनी ही करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए भी। वाइवा में भी कोई भी पूछ लेगा आपसे, या फिर आपके एग्जाम्स में कोई पूछ लेगा। लाभो पायो ही सस्ता नाम रसादी नाम रसायनम। ठीक है। अब ये 7 पॉइंट हो गया, मैंने बोला ना 20 पॉइंट्स में पूरा चैप्टर अपन कवर करेंगे, तो 7 पॉइंट हो गया। रसायन की परिभाषा आपको याद करनी है। लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादी नाम रसायनम। उसके बाद 8 है वाजीकरण की परिभाषा। वाजीकरण से मतलब क्या था? वाज से मतलब अश्व से लिया गया है ना। तो जब भी वृक्ष की बात आती है तो हम हमेशा मैथुन करने की शक्ति से ही उसकी शक्ति का अंदाजा लगाते हैं। ठीक है। तो शुक्र को उत्पन्न करने को वाजीकरण कहते हैं। ठीक। ध्वजभंग इम्पोर्टेंसी में ये जो वाजीकरण की जितनी भी द्रव्य होती हैं वो लाभप्रद होती हैं या मतलब इम्पोर्टेंट होती हैं। उसके बाद रसायन का गौड़ रूप जो है वो व्याधिनाशन है, महाफलदायी है। इसको ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, अगर आप ये लिख देते हैं तो अलग से एक नोटिस जाएगा सामने वाले ने, वो अच्छे मार्क्स देगा आपको। सूची कटहा न्याय से सर्वप्रथम संक्षेप वर्णन जो है वो रसायन का किया गया है, वाजीकरण का नहीं। ठीक है। उसके बाद रसायन की प्रयोग विधि, 2 तरीके से प्रयोग विधि बताई गई है, कुटी प्रावेशिक, वातात्मक। कुटी प्रावेशिक मतलब इंडोर मैनेजमेंट, मतलब आपको इंडोर कैसे खाना है, और वातात्मक मतलब आउटडोर मैनेजमेंट के बाहर कैसे खाना है। वात और आतप मतलब जहाँ हवा और धूप दोनों हो वहां कैसे यूज करना है रसायन का, और इंडोर मैनेजमेंट मतलब कुटी प्रवेश मतलब अंदर कुटी में कैसे यूज करना है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, रसायन का जो प्रयोग होता है वो सात्विक गुण को बढ़ाता है, श्रेष्ठ होता है। प्रथम वर्णन इसका किया गया है इसी वजह से। कोई पूछे कि रसायन का वर्णन पहले क्यों किया गया है, क्योंकि भैया वो ज्यादा श्रेष्ठ है अकॉर्डिंग टू वाजीकरण, है ना, इसलिए उसका प्रथम वर्णन किया गया है। वाजीकरण का प्रयोग अच्छा है लेकिन उसमें राजसिक गुण बनाता है। तो इन कंपैरिजन रसायन और वाजीकरण में वाजीकरण अश्रेष्ठ है। हालांकि बाकी द्रव्यों में जो वाजीकरण द्रव्य हैं वो श्रेष्ठ हैं, किंतु रसायन और वाजीकरण की अगर बात करें तो वाजीकरण अश्रेष्ठ है, इसलिए इसका वर्णन बाद में किया गया है। ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे, अभी पढ़ा था ना कुटी और वातात्मक, तो उसमें से हम पढ़ेंगे कुटी निर्माण की विधि कैसे करनी है। तो दिशा किस तरफ होनी चाहिए। आप भले ही उत्तर पूर्व लिखें या पूर्व उत्तर लिखें, बात एक ही है, लेकिन अगर आप पूर्व उत्तर लिखेंगे तो वो ज्यादा सही है। एक रिप्रेजेंटेशन भी मैटर करता है ना, तो आप लिखेंगे पूर्व उत्तर। ठीक है। कुटी जो अभी हम बनाएंगे, ठीक है, रसायन सेवन के लिए, उसकी जो दिशा है वो पूर्व उत्तर में होनी चाहिए। 3 गर्भ होने चाहिए उसमें, मतलब एक के अंदर एक के अंदर एक, ऐसे करके 3 गर्भ होने चाहिए। छोटे छोटे झरोके मतलब विंडोज होनी चाहिए, छोटी छोटी, मोटी वॉल होनी चाहिए, वहां पे कोई स्त्री नहीं होनी चाहिए। देखो पहले के जितने भी ग्रंथ है उसमें स्त्रियों को जनरली विवर्जित किया जाता है, मतलब वर्जित होते हैं वो वहां पे। ठीक है। तो स्त्री वर्जित होती है वहां पे। अब ये हो गया निर्माण, देख लिया अपन ने। अब कुटी में प्रवेश कब करना है। उदाग्ने शुक्ल पक्षे, ठीक है, जब सूर्य जो है उत्तरायण हो, शुक्ल पक्ष में हो, तिथि जो है वो नक्षत्र की हो, ठीक, शुभ मुहूर्त। वैसे बहुत सारी बातें हैं अगर आप संहिता में देखेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा ये याद रह जाएंगी, इजी है या फिर इम्पोर्टेंट कह लीजिए। ठीक है। जब सूर्य उत्तरायण हो, तिथि नक्षत्र हो और शुभ मुहूर्त हो। ठीक। रसायन प्रयोग के पूर्व शोधन, अब जो द्रव्य है उसमें मतलब हमारा खुद का भी शोधन होना चाहिए द्रव्य का शोधन के साथ साथ। तो कुटी में प्रवेश करने के बाद, अगर आप कुटी में प्रवेश करने से पहले ही कर लेंगे तो कुटी में जाते जाते भी तो दिक्कत हो सकती है ना। तो कुटी में प्रवेश करने के बाद संशोधन मतलब शोधन करना चाहिए। और एक कोई भी चीज मतलब आयुर्वेद की है कि एक बार अगर हमने खा लिया है, कोई द्रव्य ले लिया है, तो उसके बाद भी संशोधन किया जाता है। तो रसायन सेवन के पश्चात एक बार। ठीक है।
संशोधन औषध कितने बताए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं कि 9 औषध बताए हैं आचार्य चरक ने। कौन कौन से? हर्रे का चूर्ण, सेंधा नमक, आंवला, गुड़, मीठा वच, वायुडंग, हरिद्रा, पीपर मतलब पिपली, सौंठ। ठीक है, और इन सब का क्या करना है, 1 तोला चूर्ण बनाना है सबका और गर्म जल से देना है। ठीक, क्या याद रखना है, गर्म जल उसका अनुपान है। अब याद रखने के लिए एक ट्रिक है छोटी सी, आप चाहें तो अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। हरे सा आंवला, ठीक है, आंवला जो होता है वो हरे रंग का ही तो होता है, तो ऐसे याद रखना, हरे सा आंवला, गुड़, मीठा वच पीकर, मतलब ये जो आंवला है इसने गुड़ और मीठा वच पिया है। ठीक है, हरे मतलब हर्रे, सा मतलब सेंधा नमक, आंवला तो आंवला हो ही गया, गुड़ खाया है मतलब पिया है, और मीठा वच पिया है, और पीकर मतलब पीपर। हरे सा आंवला, गुड़, मीठा वच पीकर, वायविडंग हरि सो गया। वायविडंग संग हरि सो गया। ठीक है, इसमें संग और लिख लो। हाँ, वायविडंग संग हरि सो गया। वायविडंग तो है ही सही, हरि मतलब हरिद्रा, सो गया मतलब सो से सौंठ। ठीक, अब शोधन के बाद वागवट जी ने बताया कि यवागु को खिलाना है। ठीक, उसके बाद चरक, आचार्य चरक ने बताया यावक और सर्जी को खिलाना है। ठीक, हरितकी के गुण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे होंगे अष्टांग हृदय से लेके यहाँ तक। ठीक है, हरितकी के गुण, तो हरितकी में आप सबको पता है आंवला और हरितकी दोनों में ही 5 रस होते हैं, लवण रस नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हरितकी जो होती है वो उष्णवीर्य की होती है और आंवला जो होता है वो शीतवीर्य का होता है। ठीक, दोष का अनुलोमन करती है, लघु होती है, दीपन पाचन करती है। कितनी बार सुना होगा, है ना, त्रिफला में होता है ना, जब भी भूख नहीं लग रही है, डाइजेशन सही नहीं है तो त्रिफला चूर्ण खिला दो, वो इसीलिए होता है क्योंकि जो उसमें हरितकी प्रेजेंट होती है वो दीपन और पाचन करती है। ठीक, कहा भी गया है अग्र औषधि में कि हरितकी पथ्यानाम आम्लकम व स्थापनम। ठीक है, जो हरितकी होती है वो रेचन करती है जनरली, इसीलिए त्रिफला में बढ़ती होती, कहते हैं कॉन्स्टिपेशन ले लो तो सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें और भी गुण तो हैं, सिर्फ रेचक ही थोड़ा ही है त्रिफला में। तो उबालकर इसको ग्रहणी और अतिसार में देते हैं। ठीक, ग्रहणी और अतिसार आ गए तो हम हरितकी को उबाल कर दे सकते हैं, जीर्ण ज्वर में भी दे सकते हैं, इन सब में ये शीघ्रकर कार्यकारी होती है, मतलब जल्दी काम करती है हरितकी। उसके बाद अपन पढ़ेंगे हरितकी सेवन के आयोग, किसको नहीं देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बहुत 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 वेरी 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 3 बार इंपॉर्टेंट लगा दिया। ठीक है, अजीर्ण के रोगी को, जिसको ऑलरेडी अजीर्ण हो रखा हो, रुक्ष भोजन करने वाले को, अत्यधिक मैथुन करने वाले को, अधिक मदिरापान, विष सेवन से क्रश अगर कोई हो गया है, भूख प्यास या गर्मी से पीड़ित है। ठीक है, आंवला के गुणकर्म अभी बताया, सेम एज हरितकी होंगे, बस वीर्य जो है वो शीत होगा, इसमें भी 5 रस होंगे। ठीक, उसके बाद अपन जो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इसमें 6 योग है ना, तो उसमें से पहला है प्रथम ब्रह्म रसायन। आपको देखो थोड़ा सा उसकी डोजेज याद रखनी है, कंटेंट सारे याद नहीं रखे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़े याद रह जाएं, और जितना मतलब लेना कितना है ये पता होना चाहिए, बस इतना काफी होता है। या फिर उससे लाभ एंड ऑल क्या है, या फिर ऐसे पूछ ले जाएगा कि प्रथम ब्रह्म रसायन का यूज कहाँ पे वर्णन किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि अभिहम्ल के अध्याय में होना चाहिए। ठीक है, तो प्रथम ब्रह्म रसायन में क्या है, 5 पंचमूल है, 10 पल है, 5 पंचमूल। ठीक है, अब 5, एक पंचमूल में 5 ड्रग मतलब ड्रग है उसमें, तो 5 2 पल लेनी है। ठीक, प्लस हरितकी कितने लेनी है, 1000, आंवला कितना लेना है, 3000। याद रखना, आयुर्वेद समझ के पुराने ना लगा देना, नए आंवले लेना है। ठीक है, कहीं सोचो आयुर्वेद में तो हर चीज पुरानी पुरानी यूज करते हैं, आयुर्वेद भी पुराना है, ऐसा नहीं है, नए आंवले लेने हैं। ठीक है, तिल कितना लेना है, 2 अड़क, गौग्रत कितना लेना है, 3 अड़क, दोनों मिलाकर कितना हो गया, 5। उसके बाद मधु कितना मिलाना है, इनका आधा, तो 5 का आधा कितना हुआ, 2.5। ठीक है, इतना बस आपको याद रखना है। दूसरा, द्वितीय ब्रह्म रसायन में श्रेष्ठ आंवले 1000 लेने हैं पहले, उनका स्वरस लेना है, उसके बाद 1000 और लेना है, उसका चूर्ण इसमें इसको भावित कर लेना है। ठीक, अब गौग्रत 2 गुना मधु लेना है, इसका सेवन जो है वो ये याद रखना है, इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसका सेवन प्रातःकाल करना है 1 तोला। और इसमें देखो, इसमें प्रथम ब्रह्म रसायन और द्वितीय ब्रह्म रसायन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि इसमें भस्म भी है। ठीक है, इसमें भस्म नहीं थी, लेकिन द्वितीय ब्रह्म रसायन में भस्म है, स्वर्ण भस्म, चांदी की भस्म मतलब रजत भस्म, ताम्र भस्म, प्रवाल भस्म और लौह भस्म। ठीक है, अब ब्रह्म रसायन से लाभ, अगर किसी व्यक्ति ने ब्रह्म रसायन खाए हैं, प्रथम ब्रह्म रसायन या द्वितीय ब्रह्म रसायन, तो उसको विष का प्रभाव नहीं होगा,
चाहे वो गलती से खा ले या फिर जानबूझ के अगर विष खा लेता है तो उस पर इसका प्रभाव नहीं होगा। सत्व गुणों की वृद्धि होगी क्योंकि रसायन है, ठीक है। सूर्य समान तेजस्वी हो जाएगा। ओके, अब अपना आया अगला योग, च्यवनप्राश और आम्लक रसायन, ठीक है। च्यवनप्राश तो अपन सेकेंड ईयर के सिलेबस में भी पढ़ते हैं, तो उसमें पता ही है कि 36 द्रव होते हैं, एक एक फल होते हैं, आंवला लिए जाते हैं 500, वो भी ताजे, ठीक है। यमक में इसका वर्जन किया जाता है। आचार्य चरक ने इसको यमक में वर्जित करने के लिए बताया। कुछ आचार्यों ने यमक ना बता के सिर्फ गौघृत बताया है, लेकिन अभी अपन चरक के हिसाब से देख रहे हैं तो अपन यमक देखेंगे। गौघृत और तिल तेल को मिलाकर किया जाता है, और जितना भी गौघृत कितना लेना है, ये जितना भी इस आंवले को जो मसी निकल के आएगी उसकी मात्रा का 6 पल लेना है, ठीक है। तिल तेल भी और ये भी। च्यवनप्राश के गुण कौन कौन से होते हैं? कास स्वासर होता है, वात अनुलोमन होता है, ये याद रखना है। वालानाम च अंग वर्धनम, और भी कई जगह ये आएगा, ठीक है। तो वालानाम च अंग वर्धनम किसके लिए आया है? मतलब बालकों के अंगों का वर्धन करता है। पता ही होगा, बच्चों को खिलाते हैं, है ना, कि च्यवनप्राश खिलाओ। मात्रा कितनी देनी है जिससे भोजन में न्यूनता ना हो, मतलब इतना हो कि ऐसा ना हो कि भोजन ही नहीं खा रहा है बंदा, है ना। दूसरा आ गया आम्लक रसायन। आम्लक रसायन का ये मतलब नहीं कि सिर्फ आंवला है इसमें, है ना, इसमें तीनों है, त्रिफला है, त्रिफला की कंटेंट है। इसमें 4 योग हैं, या तो आम्ल की हरित की विविध की, आम्ल की विविध की, या फिर तीनों। इनमें से एक योग होगा और गीली पलाश छाल से बांध देंगे इनको। उसके बाद कपड़ मिट्टी कर देंगे, उसके बाद इसको मतलब आग में जलाएंगे, फिर थोड़े दिन के लिए अंदर मिट्टी में रख देते हैं। उसके बाद निकाल के कुछ खाते वाते हैं, चूर्ण बना के, ऐसा कुछ है, ठीक है। वो सब आप डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि आम्लक रसायन में सिर्फ आंवला नहीं है, त्रिफला है, ठीक है। इसके सेवन से किस समय अगर कोई व्यक्ति आम्लक रसायन का सेवन कर रहा है तो उसके लिए अन्न वर्जित है, ठीक है। सिर्फ दुग्ध का सेवन करेगा वो। अगर उसको भूख भी लग रही है तो आप उसको सिर्फ दुग्ध देंगे, बल के अनुसार 2 बार इसका सेवन कर सकते हैं। उसके बाद अपन 5वां 6 योग थे ना, उसमें से 5वां योग है हमारा हरित की रसायन, ठीक है। अब हरित की है तो 5 पंचमूल है, हरित की मेन कंटेंट होगा ऐसे कह सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ हरित की होगा। 5 पंचमूल है, ठीक है। 5 पंचमूल अभी कहीं और भी थी, पहले वाले में थी ना, प्रथम ब्रह्म रसायन में, हाँ याद रखना। 5 पंचमूल हरण, आंवला, भैड़ा, ठीक है, ये होंगे। इसका लाभ क्या है? जरा रोग और पाप मतलब ये सब नहीं होंगे। अभिचार कर्मों से भय नहीं लगेगा, मतलब अगर कुछ गलत भी हो जाता है तो उससे भय नहीं लगेगा। हरित आदि योग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो उसमें भी याद रखना कि उसमें प्रथम ब्रह्म रसायन में भस्म नहीं थी, लेकिन द्वितीय ब्रह्म रसायन में भस्म थी। ऐसे ही इसमें याद रखना कि हरित की रसायन में भस्म नहीं है, लेकिन इसमें शुद्ध लोहे का चूर्ण है, ठीक है। आंवला स्वरस में 100 बार भावित कर आम्लक चूर्ण, पहले आंवला स्वरस निकालेंगे, उसमें 100 बार उसको भावित करके आम्लक चूर्ण डालेंगे, फिर 1/4 तो उसका लोहा चूर्ण डालेंगे और त्रिफला डालेंगे, ठीक। 3 वर्ष तक लगातार इसके सेवन करने से वृद्धावस्था से मुक्त हो जाता है बंदा और मुक्त हो जाता है और 100 वर्ष तक जीवित रहता है, ठीक है। विष का प्रभाव नहीं होता है, शरीर जो होता है वो पत्थर के समान हो जाता है। अब विष का प्रभाव किस किस में नहीं है? देखो हरित की आदि रोग में भी नहीं है, ठीक है। और अभी मैंने कहीं और भी बताया था आपको, कहाँ बताया था? ब्रह्म रसायन में, देखो ये लिखा है विष का प्रभाव नहीं होता है, ठीक है, हरित की आदि योग में और ब्रह्म रसायन में, ये याद रखना है आपको। देखो बस 2 पॉइंट बचे हैं, 20 पॉइंट के लिए बोला था, 20 में पूरा कवर किया है और खूब सारा भी याद दीजिएगा। देखो 19 में ये थोड़ा सा रेफरेंस वाले क्वेश्चंस हैं दोनों। इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको वो श्लोक लिख के दे देगा और कह देगा कि इसकी व्याख्या करिए, है ना, या फिर इसका मतलब ये कहाँ से लिया गया है इस बारे में बताइए। रेफरेंस का मतलब यही होता है। तो यथा अमरणाम अमृतम तथा यथा भोगवताम सुधा, ठीक है। जैसे देवताओं के लिए अमृत होता है वैसे नागों के लिए सुधा होती है, तो ठीक है, ये रसायन के लिए बोला गया। तो कहाँ पे आएगा? चरक चिकित्सा स्थान फर्स्ट में प्रथम पाद। रसायन का वर्णन कहाँ पे? प्रथम पाद में, ऑफ कोर्स, मतलब फर्स्ट चैप्टर में है ही सही, अभ्यामलिकी में, ठीक है। रसायन विधि अगर पूरा देता है तो आप समझ ही जाएंगे, लेकिन अगर पूरा नहीं देता है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक। अब जैसे ना जरा की बात आ रही है कि बुढ़ापा ना आए, तो ऑफकोर्स रसायन का सेवन होएगा तभी नहीं आएगा। तो आप याद रखेंगे कि ना जराम ना चा दौर्बल्यम ना तो निधम चा,
इससे याद रहेंगे सहज मतलब ना बुढ़ापा आता है, ना दुर्बलता आती है, ना निधन होता है, ऐसा कुछ भी ना होकर वह 1000 वर्षों तक जीवित रहता है। ठीक है, इसका रेफरेंस कहाँ पे, चरक चिकित्सा स्थान में प्रथम चैप्टर में। अब इसमें 6 योग हैं, कौन कौन से, प्रथम ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन, च्यवनप्राश, आम्लक रसायन, हरित की आदि रसायन। ठीक है, ये 2 ब्रह्मा च्यवनप्राश और आंवला खाकर हरी हरी बोले। 2 ब्रह्मा में कौन कौन हो गया, प्रथम ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन, च्यवनप्राश में च्यवनप्राश, आंवला खा के मतलब आम्लक रसायन, हरित की मतलब हरी से हरित की रसायन, दूसरे हरी से हरित की आदि रसायन। ठीक है, ये 6 का इसमें वर्णन है। और खूब सारा प्यार दीजिएगा और आगे बताइएगा कि कैसे कैसे आप पढ़ना चाह रहे हैं, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच।